इसीलिए मुझे एक चीज याद आती है, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में एक कहावत है कि जब वो चोरी की गुहार लगाते हैं तो फटक चंद गिरधारी, ना लुटिया ना थारी, और चौराहे पे चीख रहे हैं चोरी हो गई हमारी। अब मैं ये भी बताना चाहता हूं सर, एक बात और इससे अच्छी हो गई, जब इन्होंने मतदाता सूची पर आरोप लगाना शुरू किया है, इसका अर्थ ये हो गया सर ईवीएम के आरोप से विड्रॉ कर लिया है। क्योंकि ये तो कहते थे ईवीएम में गड़बड़ है, बटन दबाते हैं वोट भाजपा को पहुंच जाता है। यदि इनका आरोप सही माना जाए, मैं एक बात कह रहा हूं, यदि इनका आरोप सही माना जाए, अगर ईवीएम मैनेज थी तो किसी को वोटर रोल मैनेज करने की जरूरत क्या है? या तो वो सच था या ये सच है। हकीकत न वो सच था न ये सच है। इनके दिमागों में जैसे आज ईवीएम से पीछे हटे हैं, हकीकत में क्या है इनकी स्थिति। सभापति महोदय, ये है, ये कहावत होती है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मगर सर इन पे लागू नहीं होती है। ये कहते हैं आंगन ही नहीं टेढ़ा है, छत भी टेढ़ी है, दीवार भी टेढ़ी है, जमीन भी टेढ़ी है, छज्जा भी टेढ़ा है, खंभा भी टेढ़ा है, पर क्या करें, टेढ़ा है पर मेरा है। सभापति महोदय, वास्तविकता में इन्हें अपना दिमाग जो टेढ़ा हो गया है उसे सीधा करने की आवश्यकता है। और अंदर लाइटर नोट में एक और बात कहना चाहूंगा, प्राचीन काल में अश्वमेध यज्ञ होता था, तो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जाता था। मैं यहां कैविएट लगा कह दूं, मैं किसी के व्यक्तिगत अपमान के लिए नहीं, उपमान के लिए कह रहा हूं, ठीक, फॉर द सिमिली। सर वो जब छोड़ा जाता था तो जहां जाता था वहां विजय का मार्ग प्रशस्त कर देता था, पर इनके पास एक ऐसा अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है जो जहां जाता है पराजय का मार्ग प्रशस्त कर देता है। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, सिर्फ हमारे नहीं, भारतीय जनता पार्टी से नहीं, सर केरल में तो हम नहीं है, सत्ता में कभी नहीं आए। केरल में एक बार लेफ्ट फ्रंट आता था, एक बार यूडीएफ आता था, पर जब से ये वहां पहुंचे हैं, ऐसा यज्ञ किया है कि इस बार एलडीएफ दोबारा आ गया। मैं पूछना चाहता हूं, केरल में वोट चोरी किसने कर ली मेरे भाई, बताओ। क्योंकि कारण क्या है कि जो इन बात को समझने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, उसका एक कारण। दूसरा, ये कहते हैं परसेंटेज ऑफ वोट हमारा बड़ा, देखिए नजदीक था फिर भी सीटें क्यों कम हो गई, उसका कारण है इनको वोट का वितरण देखना चाहिए। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, हरियाणा में सबसे बड़ी जीत किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुई? हुड्डा साहब नहीं जीते, फिरोजपुर जिरका में मम्मन खान 98,000 से जीते। झारखंड में सबसे बड़ी जीत कहां पे हुई? वहां पे पाकुड़ क्षेत्र में निशात आलम 86,000 से जीते। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मटिया महल में 42,700 से जीते आले मोहम्मद इकबाल। और लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत असम की धुबरी सीट पर कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते। तो मैं इनसे कहना चाहता हूं, आपका वोट का वितरण समान नहीं है, कहीं कहीं ज्यादा गहरा है। जहां दिल का रिश्ता ज्यादा गहरा है वहां वोट ज्यादा गहरा है। जब आप उसको समझ पाएंगे तो ये वोट परसेंटेज के अंतर को आप भली भांति समझ सकते हैं। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि जो लोग आज वोट का आरोप लगाते हैं, सभापति महोदय, वो खुद का चुनाव कैसे कराते हैं? 6 सितंबर सन 2022 को खड़गे जी के अध्यक्ष का चुनाव हुआ, मीडिया में रिपोर्ट आई कि 22 कांग्रेस के नेताओं ने लिख के दिया कि भाई साहब वो जो मतदाता सूची है कांग्रेस के अंदरूनी चुनाव की वो तो बता दीजिए। और मतदाता सूची कांग्रेस ने अंदरूनी चुनाव की नहीं दिखाई। और वो लोग कह रहे हैं कि 28 पीसीसी हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटियां, क्या सबके पास जा जाकर हमें वो लेनी पड़ेगी? मगर साहब, जिन्होंने अपनी मतदाता सूची नहीं दिखाई, चुनाव आयोग को मतदाता सूची के लिए लिख नहीं रहे हैं और वो आकर हमें ज्ञान दे रहे हैं, इन्हीं के लिए कहा गया है खुद मियां फजीहत और दूसरों को नसीहत। और वैसे कांग्रेस में पूर्व में सीताराम केसरी जी किस ढंग से हटे ये सबको पता है। कांग्रेस के आंतरिक चुनाव में जब जब चुनाव हुआ तब तक कांग्रेस टूट जाती थी। मैंने बचपन में अटल जी का एक भाषण सुना था और वो उसमें उन्होंने कहा कांग्रेस के तो इतने टुकड़े हुए, कांग्रेस आर, कांग्रेस एस, कांग्रेस यू, कांग्रेस ओ, कांग्रेस आई, कांग्रेस यू, कांग्रेस मैं, कांग्रेस तू, कांग्रेस आई, कांग्रेस गई। अब ये मैं बताना चाहता हूं, ये इकलौती पार्टी है जिसने महोदय राष्ट्रपति चुनाव में अपने अधिकृत उम्मीदवार को हरवा दिया। देखिए चुनाव और संविधान के प्रति कितनी इनके अंदर, अच्छा, और उस विषय का उल्लेख दूसरे सदन में कर चुके हैं गृह मंत्री जी कि 1946 में किस ढंग से नेहरू जी चुनाव जीते। मगर महत्वपूर्ण बात यह है, यह विश्व का इकलौता चुनाव होगा जो 26 अप्रैल 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हुआ था, जिसमें नेहरू जी 0 वोट पाकर बन गए। 1 वोट पट्टाभी रमैया को, 1 वोट कृपलानी जी को और सारे वोट सरदार पटेल को, 0 वोट नेहरू जी को। और सोर्सेस की बात करेंगे, मौलाना आजाद की किताब इंडिया मीन्स फ्रीडम और कृपलानी जी की किताब माई डेज विद गांधी और इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड देयर आफ्टर दुर्गादास की किताब, उसमें जाके एक एक चीज का वर्णन पढ़ लें। मगर महत्वपूर्ण बात क्या है,
महोदय, महात्मा गांधी चाहते थे कि नेहरू आए, मगर फिर भी प्रदेश कमेटियों ने नहीं भेजा। आज मैं कहना चाहता हूं, सोनिया गांधी जी ने चाहा तो कम से कम प्रदेश कमेटियों ने नेहरू खड़गे जी का नाम तो भेज दिया। मतलब आज सोनिया गांधी जी उस समय की महात्मा गांधी ज्यादा ताकतवर दिख रही हैं और खड़गे जी नेहरू जी से ज्यादा ताकतवर दिख रहे हैं। कम से कम इस बात को इनको समझना चाहिए। और उससे पहले सभापति महोदय, आजादी से पहले के दौर में 1916 में इन्होंने सेपरेट इलेक्ट्रेट मान लिए मुस्लिम लीग के। और आज की जनरेशन को ना पता हो, सर पृथक निर्वाचन क्षेत्र जानते क्या होते थे? कोई रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी, प्रत्याशी भी मुस्लिम होगा, वोट देने वाला भी मुस्लिम होगा। और उन कॉन्स्टिट्यूंसीज का नाम था मोहम्मडन कॉन्स्टिट्यूंसीज, और बाकी का जनरल नहीं, नॉन मोहम्मडन कॉन्स्टिट्यूंसी, जैसे देश मोहम्मडन का ही हो। इसलिए महोदय तब ये इन्होंने पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाए थे। अब ऐसा लग रहा है ये घुसपैठियों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब जो एसआईआर के ऊपर इनको आपत्ति है, तो मैं सिर्फ एक फैक्ट रखना चाहता हूं। बिहार में सीमांचल से जुड़े तमाम जिलों के अंदर कुल आबादी से 125% आधार कार्ड है। उसके बाद इनको नहीं लगता कि उसकी जांच होनी चाहिए। यदि 5 महीने के अंदर 5-5 लाख लोग रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और ज्यादातर के आधार कार्ड बंगाल के सीमावर्ती जिलों से बने हुए हैं, इन्हें नहीं लगता कि उसके ऊपर होना चाहिए। मैं याद दिलाना चाहता हूं, अगस्त 2005 में ममता बनर्जी जी, हाँ जी बिल्कुल, आप बैठिए, बिल्कुल साहब, ये सबको पता है, बिल्कुल ये रिकॉर्ड है, आप सुनिए, और ऑथेंटिक बोल रहा हूं सभापति महोदय। अभी इनके लिए और समस्या होने वाली है। सर अगस्त 2005 में भारत की संसद में ममता बनर्जी जी ने भारत के इतिहास में सबसे अलग घटना की, जब स्पीकर के ऊपर फेंक दी थी फाइल। क्योंकि वो कह रही थी घुसपैठियों पे चर्चा नहीं कराई जा रही है। मगर आज ये लोग कैसे बदल गए, इसे देख के मुझे याद आता है सभापति जी कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। अब मैं ये भी कहना चाहता हूं, मुझे ये समझ में नहीं आता है सभापति महोदय कि ये लोग गैर कानूनी चीजों के साथ क्यों खड़े होते हैं। जब एसआईआर आएगा ये कहेंगे वोटर आईडी नहीं दिखाएंगे। बात रिकॉर्ड पे जा रही है, प्लीज टेक योर सीट। अब सुनिए सर, जब सीए आएगा ये कहेंगे कागज नहीं दिखाएंगे। जब वक्फ बोर्ड आएगा तो ये कहेंगे कि साहब हम जमीन के कागज नहीं दिखाएंगे। मुझे समझ में नहीं आता है कि गैर कानूनी कामों वालों के साथ ये हमेशा खड़े हुए क्यों दिखाई पड़ते हैं। अब संवैधानिक संस्थाओं की बात आती है तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, इस देश में चुनाव आयुक्तों की बात आती है तो अटल जी की सरकार एक वोट से गिरी थी। तब चुनाव आयुक्त कौन था? मनोहर सिंह गिल। तुरंत चुनाव क्यों नहीं कराया गया? अप्रैल 99 में सरकार गिरी थी, मई में हो जाने चाहिए थे चुनाव। 6 महीना पीछे क्यों ले जाए गए? ताकि एक वोट की सहानुभूति न मिले। और ये इस जनता का आशीर्वाद और भगवान की कृपा कि सितंबर-अक्टूबर 99 में हम दोबारा चुन के आए। और पर्दाफाश हुआ जब वही चुनाव आयुक्त, देश के इतिहास के इकलौते चुनाव आयुक्त जो जाकर दूसरी सरकार में मंत्री बन गए, और वो लोग आकर आज हमें कहने का प्रयास करते हैं कि मंत्री बने। संवैधानिक संस्थाओं की अगर दूसरी बात करें, सुधांशु जी, माननीय चेयरमैन ने कहा है किसी चुनाव आयुक्त पर कोई टिप्पणी न करें। ठीक, अगर ये आपको लगे तो मैं सिर्फ ये कह देना चाहता हूं, इसको विड्रॉ कर लीजिएगा प्लीज। दूसरी बात महोदय, मगर इस देश में संवैधानिक संस्थाओं के साथ क्या हुआ मैं बताना चाहता हूं। सर्वोच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश ऐसे भी बने जो पहले कांग्रेस के नेता रहे, चुनाव के प्रत्याशी रहे, और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन गए, जस्टिस बेहरुल इस्लाम। सर संवैधानिक संस्थाओं के साथ क्या हुआ? इस देश में एक न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश ऐसे ही बने जिन पर कानून की डिग्री नहीं थी, जस्टिस कैलाशनाथ बांचू। मुझे लगता है कि जिस ढंग के संवैधानिक संस्थाओं के साथ हुआ है, और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं चुनाव आयोग ठीक काम नहीं कर रहा वगैरह वगैरह, तो मैं कहना चाहता हूं जरा उत्तर से दक्षिण तक देखिए। चुनाव आयोग कश्मीर में अच्छा काम करता है, पंजाब में अच्छा काम करता है, हिमाचल में अच्छा काम करता है, सर हरियाणा में गड़बड़ कर देता है, फिर उत्तराखंड में गड़बड़ कर देता है, राजस्थान में सर 2018 में सही काम करता है, 2023 में गड़बड़ कर देता है, फिर यूपी गड़बड़ करता है, बिहार गड़बड़ करता है, झारखंड ठीक कर देता है। क्या बताएं, मध्य प्रदेश में पहले तो अच्छा किया था, इस बार गड़बड़ कर देता है। छत्तीसगढ़ 18 में ठीक किया था, 23 में गड़बड़ कर देता है। गुजरात तो गड़बड़ करता है, बंगाल बहुत अच्छा कर देता है, फिर तेलंगाना अच्छा करता है सर, फिर तमिलनाडु अच्छा करता है, फिर कर्नाटक अच्छा करता है, केरल अच्छा करता है, असम में गड़बड़ कर देता है। मुझे लगता है कि देश की जनता को मूर्ख समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ऊपर से अपनी सुविधा के अनुसार जो आप चयन करने का प्रयास करते हैं वो नहीं करना चाहिए। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इन लोगों की जहां तक बात है, संवैधानिक संस्थाओं में किसका अपमान नहीं हुआ? राष्ट्रपति की ताकत इनके दौर में घटाई गई, कमिटेड जुडिशरी की बात इनके दौर में हुई, और तो और सर प्रधानमंत्री के ऊपर सुपर पीएम इनके जमाने में आके बैठा। भारत के इतिहास में इकलौता उदाहरण, जब दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रधानमंत्री से राजनीतिक रूप से ऊपर था, और विदेश से आने वाले लोग उनसे मिला करते थे, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का चेयरमैन। तो वो लोग आकर जब
कैबिनेट का पर्चा फाड़ा गया, वो तो एक अलग बात थी। अब मैं बताना चाहता हूं एक विषय और, कि विषय सिर्फ यहां SIR नहीं है, विषय चुनाव आयोग नहीं है। देश की हर व्यवस्था के बारे में दुष्प्रचार करना है। इन्होंने रफाल के बारे में दुष्प्रचार किया। इन्होंने जाकर उस समय कहा, 20 जुलाई 2018 को लोकसभा में आके कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति से बात हुई और उन्होंने रफाल के लेकर आपत्ति दर्ज की। शाम तक फ्रांस की सरकार का खंडन आ गया। 2019 में इसी मुद्दे के ऊपर चौकीदार चोर कहने पे सर्वोच्च न्यायालय से माफी मांगनी पड़ी। अगर उसके बाद आप देखें, इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर सेना के बारे में दुष्प्रचार किया, बालाकोट में एयरफोर्स के बारे में दुष्प्रचार किया, और उसके बाद अगर आप देखें तो उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर कहा। HAL के बारे में दुष्प्रचार किया। सर, HAL के पास आज 81,000 करोड़ के ऑर्डर्स हैं। इन्होंने कहा LIC बर्बाद हो गई। सर, LIC ने 31,000 करोड़ का ऑल टाइम हाई प्रॉफिट किया है। इन्होंने SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कहा। सर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्राइवेट सरकार मिला के 77,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया है। इन्होंने कहा कोविड के बारे में दुष्प्रचार किया। उसके